पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दर्शकों, ये हफ्ता हमने हेल्थ रिलेटेड कई सारे इश्यूज के साथ मनाया। इस हफ्ते हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया, हमने वर्ल्ड साइट डे मनाया और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी मनाया। तो हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को वर्ल्ड साइट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे और वहाँ आर्थराइटिस से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में। इससे पहले हम स्वागत करेंगे एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन सर का। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, वर्ल्ड साइट डे, मेंटल हेल्थ डे और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को सेलिब्रेट किया। तो अभी सर हम आज बात करेंगे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे, और इस बार जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम रखी गई है वो है लिविंग विथ एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। आरएमडी यानी रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जो आरएमडी है या फिर आर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पे जो थीम रखा गया है आर्थराइटिस, यहाँ पे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे, इसके बेसिक कंसेप्ट से ही मैं सहमत नहीं हूँ। चूंकि एलोपैथिक सिस्टम में बीमारी को लाइलाज मानते हैं, इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि लिविंग इन ऑल स्टेजेस, कि हम जिंदगी तो चलती रहे। ऐसा नहीं है। जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, हम ऊर्जाओं पे काम करना जानते हैं, तो सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, सिर्फ टाइम नहीं काटना है। आरएमडी को, उसके पेन को, उनके सिम्टम को बस मैनेज करना कि वो वर्स ना हो, वैसी बात नहीं है। हम आर्थराइटिस पेन को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। हमें इस माइंडसेट पर आना है। अध्यात्म इस तरह से नहीं सोचता। यहाँ पर हम आध्यात्मिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मेडिसिन। स्पिरिचुअलिटी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका एक अलग है। अगर हम अपनी जड़ों पर, अगर हम अपनी ऊर्जाओं पे, अपने चक्रों पर, अपने माइंडसेट पर काम कर सकें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्पिरिचुअल मेडिसिन में आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइलाज बीमारी नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में माना जाता है क्योंकि दवाइयों से ये ठीक नहीं होता, लेकिन लाइफस्टाइल पे काम करने से, माइंडसेट पे काम करने से, चक्रा पे काम करने से ये ठीक होता है। जी, तो सर हम आगे भी चर्चा करेंगे इन सारे विषयों पर। अभी हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं हाथी से सीमा बोल रही हूँ। जी मैम पूछिए अपना सवाल। थोड़ा जोर से बोलिएगा सीमा जी। जी, मेरे को खांसी और थोड़ी बहुत बलगम काफी टाइम से ना, मतलब चेस्ट में इकट्ठी हो जाती है। थोड़ा टाइम दवाई लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। हमें यही समझना है सीमा जी कि दवाइयों में इलाज नहीं है। इलाज जब तक हम अपने माइंड को ठीक नहीं करें, तब तक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना है, हमें अपनी ऊर्जा को, अपने चक्रास को ठीक करने हैं, तब जाकर ठीक हो गया। तो माइंडसेट क्या ठीक करना है? कफ जो है वो कहाँ होता है? हमारे गले में होता है। गले में होता है, हमारे अपर चेस्ट में होता है। तो यहाँ गले को हम थोड़ा मुख्य रूप से देखें। गले का काम क्या है? गला का काम है बोलना, अपने आप को व्यक्त करना। इस किताब को, लुई की किताब को पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको इसमें समझ में आएगा। इसमें इसकी बात जब समझ में आएगी, जो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो जब आप यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ते हुए रोगों के मानसिक कारण को समझेंगे, जब हम यहाँ पर ध्यान को अपना रहे हैं, तो ध्यान के साथ साथ हमें अपने मन में सकारात्मक बदलाव लाने हैं, पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज क्या लाने हैं यहाँ पर? कफ है गला, गले का काम क्या होता है? बोलना। जब हम अपनी बातों को ठीक से नहीं बोलते, ठीक से व्यक्त नहीं करते, तब हमें कफ की प्रॉब्लम होती है। तो अपने जीवन में थोड़ा चिंतन मनन करें। हर दिन हर व्यक्ति को 5-10 मिनट अपने लाइफ पे कॉन्टम्पलेट करना चाहिए
कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? मुझे किस पॉइंट पर, किस जगह पर अपने सोचने के तरीके पे, अपने बोलने के तरीके पे, अपने जीवन जीने के तरीके में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है? जब हम इस तरह से चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, तब हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना पाएंगे। नहीं तो माइंडसेट अपने आप तो पॉजिटिव नहीं होगा, और सिर्फ दवाइयां खाते रहेंगे, दवाइयों में सिर्फ इलाज नहीं है। माइंडसेट को ठीक कर लेंगे, माइंड को पॉजिटिव बना लेंगे, बिना दवाई के आपकी खांसी की समस्या या कोई भी समस्या हो, ठीक हो जाती है। तो एक तो अपने बोलने के तरीके को, बोलने के स्वभाव को बेहतर बनाएं। अपनी बातों को, कहीं पर आपका बोलने का मन कर रहा है, अपनी बातों को दबाएं नहीं, अपने आप को व्यक्त करें। हाँ, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मीठा बोलें, राइट टाइम पे बोलें, जब सामने वाला सुनने को तैयार है उस समय बोलें। इंतजार करें, जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, जब वो बोल के चुप हुआ, रुका, उस समय अपनी बात बोले। तो बोलने का तरीका एक तो सीखना ही है। हमें अपनी बातों को दबाना नहीं है, दबाते हैं तो कफ की प्रॉब्लम होती है। तो ये हुआ माइंडसेट की बात। अब थोड़ा एक्यूप्रेशर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुरंत रिलीफ जो है वो एक्यूप्रेशर से जनरली ज़्यादा आता है। हमारे कोहनी पर पॉइंट होता है LU5। अगर सूखी खांसी है, सूखी खांसी के लिए और बलगम वाली खांसी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट है। मैं पहले सूखी खांसी के लिए पॉइंट बताता हूँ। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हम अपनी कलाई को जब मोड़ते हैं तो जो आगे वाला हिस्सा है हमारे बाजू का, वहां पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। कोहनी पर है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, अंगूठे की लाइन में। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है सूखी खांसी के लिए। तो इससे आपको सूखी खांसी में कमी आती है। और अगर बलगम वाली खांसी हो तो है पॉइंट होता है PC5। PC5 हम यहाँ पे 4 अंगुल नापते हैं, 4 अंगुल नापने के बाद जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो है PC5। इसको हम सिडेट करते हैं। दोनों को मसाज करने का ढंग अलग है। एक्यूप्रेशर में 2 चीजें आती है, एक होता है सिडेट करना, जहाँ पे हम लगातार दबाव देकर रखते हैं, और दूसरी चीज होती है टोन करना, जहाँ पे हम उसको दबाते हैं, छोड़ते हैं, मसाज करते हैं। तो LU5 को टोन करना है अगर सूखी खांसी हो तो, और अगर बलगम वाली खांसी है तो PC5 को हमें सिडेट करना है। तो इससे दोनों हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को करना है। इससे आपको खांसी में फायदा हो सकता है। और तुलसी का पत्ता या तुलसी का काढ़ा पीने से भी फायदा होता है, तो आप वह भी यूज कर सकते हैं। इन सभी का प्रयोग ध्यान के नियमित अभ्यास के साथ करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, उसी से सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैडम, मेरा नाम अशोक है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मतलब मेरे को क्या है ना, मैं मतलब वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज वगैरह कुछ खाता नहीं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, और मतलब कितना भी डॉक्टर के पास गया लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा है। जी अशोक जी, हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि मुझे और क्या करना है। हम शाकाहारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन शाकाहारी होने के साथ साथ हमें मणिपुर चक्र की समझ रखनी चाहिए कि क्या मेरा पैंक्रियाज, क्या मेरा मणिपुर चक्र हेल्दी है। अगर मणिपुर चक्र हमारा हेल्दी होगा तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मणिपुर चक्र के बारे में थोड़ा जानकारी बढ़ाइए, मणिपुर चक्र को मजबूत बनाइए। एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी हम अपने मणिपुर चक्र को अच्छा कर सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे और तलवे के ऊपर जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को ध्यान से बाहर आने के बाद आप उसको मसाज कीजिए। बाकी टाइम भी मसाज कर सकते हैं। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। जब आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे और यहीं पर आपको हल्दी लगानी है, पीली हल्दी। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो स्प्लीन मेरिडियन को, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, मणिपुर चक्र को मजबूत करता है। तो मणिपुर चक्र जब मजबूत होगा तब आप जाके स्वस्थ होंगे। और साथ ही साथ मानसिक कारण जो है वो भी समझिए, साइकोसोमेटिक रीजन। आपको रिलैक्स रहना सीखना है। थोड़ा सा आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे तनाव है,
कहीं ना कहीं पे आप एंजाइटी हो जाती है, आपको आ जाती है, तो आप रिलैक्स रहने की आदत को बढ़ाएं। योग में योग निद्रा का अभ्यास होता है। अगर हम रोज योग निद्रा करें 1 महीने के लिए, तो इससे भी आपका रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ सकता है। योग निद्रा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरी आवाज में भी योग निद्रा है। किन्हीं भी योग, मेरा या किन्हीं भी योग शिक्षक का योग निद्रा आप ट्राई कीजिए कुछ दिनों के लिए, तो उससे भी पाएंगे कि आपकी रिलैक्सेशन बढ़ती है, और रिलैक्सेशन बढ़ती है तो गैस की प्रॉब्लम में कमी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप ये शुरू करेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में अगर नेगेटिविटी है तो उसकी वजह से भी मन, क्योंकि अशांत है इसलिए पेट भी अशांत रहता है, शायद इसी वजह से ये दिक्कत होती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, हाँ, आपका नाम और कहाँ से हैं सर। आप? नमस्कार। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मिसेस बिंदु उपाध्याय। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते बिंदु जी। हाँ डॉक्टर, मुझे दोनों पैर पे जो नाखून है उसमें वो ऊपर की तरफ, जैसे जिनको इनग्रोन नेल्स बोलते हैं, वो प्रॉब्लम लग रही है। दोनों पैर के अंगूठे हैं जी। चक्र के बारे में आपने सुना है क्या? 7 चक्र के बारे में? जी जी, चक्र के बारे में सुना है। तो मूलाधार चक्र को थोड़ा संतुलित करें, उसे अच्छा बनाएं। पैर की कोई भी समस्या हो वो हमारे मूलाधार चक्रों से जुड़ी हुई होती है। अगर हमारा मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित हो, स्वस्थ हो, तो हमें पैर की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करने का, संतुलित करने के तरीके के बारे में थोड़ा हम पता करें। ध्यान के नियमित अभ्यास से भी ये अच्छा होता है। ध्यान में बैठते हुए या ध्यान के दौरान हम अगर भावना रखते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र संतुलित हो, मूलाधार चक्र के एरिया में अटेंशन रखें, तो हमारी एनर्जी जो है वो मूलाधार चक्र पे जाती है। तो मूलाधार चक्र पे काम करना है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने का एक और आसान ढंग है फ्लावर मेडिटेशन। हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल के फूल के पौधे के पास आप ध्यान करने को बैठिए। उस फूल को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू बोलते हुए, उस फूल की ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र से जोड़िए। उस फूल से रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे मूलाधार चक्र से जोड़ें, और यह भावना रखते हुए आप उसके पास 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ध्यान में बैठिए। जब आप गुड़हल के फूल के पास ध्यान करने के लिए बैठेंगे, इस सोच, इस भावना के साथ कि मेरा मूलाधार चक्र संतुलित हो, तो इससे आपका मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित होता है। और जब मूलाधार चक्र संतुलित हो तो पैर की कोई भी समस्या हो उसमें कमी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया कि हिबिस्कस फ्लावर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम मैं तनुजा शर्मा बोल रही हूँ, डॉक्टर तनुजा शर्मा, जयपुर से बोल रही हूँ मैम। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ मॉर्निंग में, और योगा प्राणायाम भी करती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं सर को भी सुन रही थी तो सर कहते हैं कि अपनी हीलिंग करिए, चक्रास मेंटेन कीजिए। तो हम अपनी खुद की हीलिंग कैसे करें सर? क्योंकि मैं ना थोड़ी टैबलेट पे ज्यादा डिपेंड रहती हूँ। जैसे हेडेक हो गया तो हमने टैबलेट ले ली है, जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया तो हमने टैबलेट ले ली। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं बिना टैबलेट के ये मतलब अपनी लाइफ निकले थोड़ी, तो वो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड तो कई सारे हम बातें पहले हो चुकी है। आपको ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में 18 सिद्धांत हैं। उन 18 सिद्धांत को समझिए और उनका पालन कीजिए। तो उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो हीलिंग से रिलेटेड सबसे अच्छी पुस्तक है लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ। हम अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाएं, हम खुद से प्यार करना कैसे सीखें। यू कैन हील योर लाइफ पर 15 वीडियो पीएमसी हिंदी में परिवर्तन सीरीज में बने हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और इस पुस्तक को मंगाकर, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों में पुस्तक है, इसको मंगाकर इसको पढ़िए। तो जब आप माइंड को पॉजिटिव करेंगे तो आपकी हीलिंग होगी।
साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को कई बार देखना चाहिए। हमारे अंदर जब एनर्जी आती है तो हमारी एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग होती है। एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए आप अपने मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाने पर फोकस करें। क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी यानी कि दिन में हम 2 बार ध्यान में बैठें आंख बंद करके, एक बार कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर हो। अगर दोनों बार 1-1 घंटे के लिए बैठ सके बहुत अच्छी बात। हमारा मेडिटेशन डीप हो, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। तो जैसे अगर ध्यान के दौरान अगर अधिक विचार आते हैं तो हो सकता है कि आप अधिक बोलते हैं इसलिए अधिक विचार आते हैं। तो अगर आपको लगे कि अधिक विचार आते हो तो आप बोलना कम कीजिए। ध्यान में हो सकता है कि आप बैठ तो रहे हैं लेकिन आपका ध्यान एक बार लगता है और फिर से टूट जाता है। तो ध्यान जो आपका शरीर जो है वो रिलैक्स प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। अगर आपके शरीर में ब्लॉकेज है, दर्द वगैरह होता है, ज़्यादा तकलीफें हैं, तो आप ब्रेथवर्क का अभ्यास कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही ब्रेथवर्क आप डालेंगे, ब्रेथवर्क पीएमसी हिंदी आपको मिल जाएगा। आप उसका 2 हफ्ते अभ्यास करें तो ब्रेथवर्क से हमारे बहुत सारे ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। तो ध्यान की बारीकियों को समझना है। ध्यान बहुत बड़ा विज्ञान है। हम ध्यान को साध भी रहे हैं। हम ऐसा समझे कि हाँ, ध्यान में मैं इतना जानती हूँ, इतना करती हूँ, इसके अलावा और मुझे क्या करना चाहिए। तो सीखने को, जानने को बहुत कुछ है। धीरे धीरे जानते जाएं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छे ध्यानी को, एक अच्छे मास्टर को दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। दवा की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमने अपने भीतर के सिस्टम को ठीक नहीं रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ये सवाल आपने हमसे पूछा और जैसा कि सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और क्वालिटी मेडिटेशन पे आप फोकस करें तो आप अपने आप में बदलाव ज़रूर देखेंगे। तो सर हम बात कर रहे थे ऑर्थराइटिस के बारे में और आपने जैसे कि बताया कि जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है उसमें जो भी समस्या होती है आप इस चीज़ को अग्री नहीं करें, जो थीम है इस बार का। नहीं, देखिए इस थीम को नहीं, जो एलोपैथी का जो सिस्टम है, जैसे एलोपैथी के सिस्टम में मैं दोनों डॉक्टर हूँ। मैं एनर्जी का भी डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ। लेकिन मैं अब एनर्जी पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है वो मैंने लगभग बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में डिफेक्ट है। उस सिस्टम में ऐसी बातें हैं जो सच नहीं है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। लाइलाज तभी तक है जब आप सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे, अगर आप अपने माइंडसेट पे, अगर आप अपनी एनर्जी पर काम करने को तैयार हैं तो बीमारी ठीक होती है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है ना। और जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये हम कॉमन कंडीशन ले लें, या हार्ट डिजीज, बहुत सारे हैं। अब अभी मैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुरेश भागिया की पुस्तक पढ़ा था। उन्होंने किताबें लिखी है बाईपास, कोरोनरी बाईपास सर्जरी। एक कार्डियक सर्जन लिख रहा है कि अगर हार्ट ब्लॉकेज हो गया और अगर हमें ऑपरेशन कराना है तो बिना ऑपरेशन हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस तो इन बातों को अभी नहीं जानता है, नहीं मानता है, क्योंकि उसने रिसर्च नहीं किया है। लेकिन जो अलग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ना, राइट डाइट है, हमें अपने भोजन में बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम शाकाहारी भी हो गए तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या मुझे और कुछ बदलाव करना है, क्या सात्विक भोजन मैं ले रहा हूँ, क्या क्वालिटी ऑफ फूड और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सीखने के लिए हमें हमेशा ओपन होना चाहिए और जानने के लिए। और जब हम अपनी ऊर्जा पर, अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हो तो ज़्यादातर बीमारियों को हम बिना दवा भी ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है स्पिरिचुअल मेडिसिन की, एनर्जी मेडिसिन की, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। और उस हिसाब से अर्थराइटिस लाइलाज बीमारी नहीं है जी। अर्थराइटिस में लीवर की समस्या होती है। एनर्जी का कंसेप्ट ये है। अब ये लीवर गड़बड़ होता है, ये मेन स्ट्रीम एलोपैथी में नहीं मानते हैं, तो लीवर पे इसलिए काम नहीं करते हैं। अगर हम लीवर के नाड़ियों पर, लीवर के चक्रास या मणिपुर चक्रा पर काम करना जान जाएं तो अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। जी। तो सर हमारे साथ अभी अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, एक बार लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं नवी मुंबई से हूँ। जी मैम। मेरा नाम नीला है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे क्रिएटिन है 6.9।
आपको तकलीफ क्या है? अपने लक्षण बताइए, बीमारी के लक्षण। तकलीफ में मुझे यूरिन में तकलीफ है। क्या तकलीफ है? बराबर से यूरिन नहीं होता है परफेक्ट। अच्छा, ठीक है। देखिए, किडनी की बीमारी एक ही बीमारी ना कई तरीकों से प्रकट होती है, तो सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे जांच इलाज नहीं बताया जा सकता। लक्षण के आधार पर जब बीमारी को हमने प्रॉपर समझा हो तो कर सकते हैं। तो यूरिन नहीं होता है, ये आप तकलीफ बता रहे हैं। और कोई तकलीफ बताना चाहेंगे? प्रॉब्लम है ये, हीमोग्लोबिन मेरा कम है। हीमोग्लोबिन इंजेक्शन ले रही हूँ मैं अभी उसके लिए। हाँ, तो इंजेक्शन से ज्यादा भोजन में बदलाव करके कौन सा जूस पी के या क्या खाकर मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, ये आप पता करें। और प्राकृतिक तरीके से हीमोग्लोबिन जो बढ़ाएंगे वो स्टेबल होगा। जो दवाइयों से हम इंजेक्शन से हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे वो बहुत जल्दी गिरता भी है। यह बात आपको समझनी है ना। तो कौन सा जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, या हम भोजन में गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ में आयरन होता है। या जैसे जब पालक का सीजन हो तो पालक का साग, हरी जो गहरी हरी पत्तियां होती हैं उनका साग, उनकी सब्जियां, वो खाना हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप अपने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। जो यूरिन की समस्या है उसके लिए K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, और हीमोग्लोबिन के लिए SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। इन 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काम करना है। दोनों ही पॉइंट पैर में है। SP4 आपको दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख लें। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। जब आप रेगुलर मसाज करेंगे तो आप कुछ दिनों में पाएंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ने लगा है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने के अलावा यहाँ पे आप पीली हल्दी पीली रंग की होती है, हल्दी भी लगा सकते हैं। 5-6 घंटे के लिए आप छोड़ दें। SP4 मसाज करेंगे, उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और जो यूरिन की समस्या जो बता रही है, यूरिन रुक रुक के आता है, उसके लिए आपको K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे पैर में होता है, तलवे में, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो दोनों पैर में आपको दबाना है। यहाँ पे आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिले या ना मिले, आप इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप दबाव दें 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हुए आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरा ध्यान गहरा हो रहा है। आपको अपने ध्यान को गहरा करते जाना है। ध्यान में हमें रोज 2 बार बैठना है 1-1 घंटे के लिए। 2 घंटे ध्यान कम से कम तो जरूरी है। और अगर 3 घंटे बैठ सके तो और भी अच्छी बात है। अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छे सूदिंग म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठना सीखिए। खुद से ध्यान लगाना सीखिए कि आप खुद से अच्छा म्यूजिक लगा के आप ध्यान में बैठ सके। तो दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना है। और आपको ये भाव रखना है कि ध्यान से मेरी किडनी, मेरा स्वादिष्ठान चक्र, 7 चक्र होते हैं। और जो नीचे से दूसरे नंबर का जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। हमारी किडनी स्वादिष्ठान चक्र पर निर्भर करती है। तो मेरा स्वादिष्ठान चक्र संतुलित हो, यह भावना आपको रखनी है। और इस भावना के साथ ध्यान में दिन में 2 बार बैठना है। और एक मुद्रा है जल मुद्रा। जल मुद्रा जो है वो हमारी छोटी उंगली और अंगूठे दोनों को मिलाकर बनती है। तो 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 बार आपको ये जल मुद्रा करनी चाहिए। जल मुद्रा से भी यूरिन के प्रॉब्लम में आपको हेल्प होगा। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP4, जल मुद्रा, इन सभी का प्रयोग ध्यान के साथ, ध्यान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी हम यहाँ पर आपको एक्यूप्रेशर या अफर्मेशन बता रहे हैं, ये ध्यान से सेकेंडरी है। ध्यान भी अपनाना है और ये भी अपनाना है, तो आपको फायदा होगा। आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नियम से करेंगे तो 3 महीने में नॉर्मल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया इन सारी प्रक्रिया को करेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी सर, नमस्कार जी। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं 83 ईयर्स ओल्ड आदमी हूँ। मेरे को निराशा किसी चीज में सही सोच नहीं है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जी ओम प्रकाश जी, आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, आपको सुबह और शाम आधे घंटे की वॉकिंग करनी है। हमारे भीतर जो मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की जो समस्या होती है,
जब हम लाइफ में किसी प्रोडक्टिव चीज में नहीं लगे हों तो होती है। तो आप तो सबसे पहले तो वॉकिंग से डेली सुबह शाम कम से कम आधे घंटे की, ज़्यादा आपकी मर्जी, वॉकिंग किया करें। वॉकिंग आप करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। वॉकिंग करने के अलावा फिर दूसरी जो अच्छी चीज है वो है सूर्य प्रकाश में ध्यान। सूर्य प्रकाश में आप आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठा करें। तो सूर्य प्रकाश में जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, उस सूर्य प्रकाश में सूर्य प्राण भी होता है। सूर्य प्राण हमारे भीतर सूर्य जो एक्टिव एनर्जी है उसको जागृत करता है। सूर्य प्रकाश में ध्यान में बैठते हुए आप सूर्य देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे एक्टिव एनर्जी से मुझे स्वस्थ बनाए, मुझे तंदुरुस्त बनाए। और यह भावना रखते हुए यह आपका एक संकल्प हो, एक इंटेंशन हो, और फिर उसके साथ आपको नियमित ध्यान में बैठना है। तो वॉकिंग करने से और सूर्य प्रकाश में ध्यान करने से आपको काफ़ी हेल्प होगा। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रोडक्टिव हॉबी में या काम में लगे। अगर हम खाली बैठेंगे तो हम तकलीफ में पाएंगे, बीमारी हमें सताएगी। कोई भी आपने अपने जीवन में जो भी काम किया है वैसा कोई भी काम आप पकड़ लीजिए। पहले आप पैसा मिलता था तो काम करते थे, अब आप दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए या जो यंग लोग हैं जिनको थोड़ा कुछ हेल्प की गाइडेंस की जरूरत है उनको गाइड करने के लिए उस कामों को करते रहें। अगर हम काम नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन तो आएगा, है ना। हमें हेल्प करने के लिए आप किसी अपने काम को या किसी हॉबीज को पकड़ लीजिए। आप किसी बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। अपने आसपास ऐसा बच्चे देखें जो किसी साधारण परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, उनको आप पढ़ाने का काम पकड़ सकते हैं ना। किसी प्रोडक्टिव चीज में, किसी प्रोडक्टिव हॉबीज में आप जब इन्वॉल्व होंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसा कि सर ने बताया कि वॉक करें और सनलाइट के नीचे बैठकर ध्यान करें, उसके साथ साथ ही हॉबीज़ ज़रूर रखें, तो आप देखेंगे कि आप खुश हो रहे हैं और आपका मन जो है वो भी खुश हो रहा है। इसके साथ साथ ही आप अपने में बदलाव भी पाएंगे। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी मैडम। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ मैडम। जी। निर्मला। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरे पाँव में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में, पाँव में। जी। निर्मला जी, आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल है? जी। कितना है हेमोग्लोबिन आपका? ऐसे तो मुझे याद नहीं है, पर अभी मेरे को थायराइड है असल में। हाँ, तो ये बताइए ना। देखिए, हमारी बीमारी जो होती है वो थायराइड से, हेमोग्लोबिन से, शुगर से, इन सभी से जुड़ी होती है। तो मेन प्रॉब्लम हम पहले बताएंगे, मुझे थायराइड है और मुझे पैर की तकलीफ है ना, तभी तो इलाज हो पाएगा। अपने थायराइड को ठीक कीजिए, आपका पैर दर्द ठीक हो जाएगा। थायराइड को ठीक करने के लिए आपको अपने बोलने पर कंट्रोल लाना है, अपने बोलने को अच्छा बनाना है। हमारे एमसी हिंदी के यूट्यूब पे आपको थायराइड पे कई सारे वीडियो मिल जाते हैं। वैसे अपने थायराइड को आप एक्टिव करने के लिए उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा थायराइड एक्टिव होता है। हम अपनी बातों को दबाएं नहीं। जहां भी कभी हमें बोलने का मन आता है तो हम अपने आप को जरूर एक्सप्रेस करें। जब हम अपने मन की बातों को, दिल की बातों को दबा लेते हैं, नहीं बोलते हैं, तभी ये थायराइड की बीमारी हमारे आती है। तो थायराइड को ठीक कीजिए, थायराइड की दवाइयां आपको ना लेनी पड़े तो आपका ये पैर का दर्द तकलीफ ठीक होगा। पैर का दर्द को दूर करने के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। सुबह शाम दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठिए और सोने से पहले अपने पैर के तलवों का पूरा मसाज करें। और अगर थायराइड है तो हमारी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, पैर में भी और हाथों में भी, इस पूरी उंगली का आप मसाज करें। वैसे तो सभी उंगलियों का मसाज जो है इन जनरल हेल्थ को अच्छा रखता है, लेकिन थायराइड को देखते हुए आप पैर में सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली और हाथ में भी सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के पूरी उंगली का आप मसाज करें। इससे आपको पैर दर्द में और थायराइड में दोनों में फायदा होगा। तो इन सभी का प्रयोग करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी कॉल करें तो पहले अपनी समस्या को अच्छी तरीके से 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब करें, ताकि डॉक्टर सर को उसे वो समझ पाएँ और फिर उसका जो समाधान है वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएँ। तो सर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो आरएमडी है उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्थराइटिस से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करी थी। तो सबसे पहले सर सिम्टम्स क्या होते हैं ऑर्थराइटिस से जुड़ी, क्योंकि हमारे एल्बो बोन्स, नी बोन्स, शोल्डर बोन्स हर जगह पे मेरे ख्याल अलग अलग से उसके सिम्टम्स होते होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। अर्थराइटिस में दर्द होता है। आइटिस आइटिस जहाँ भी आता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, तो कई बार सूजन होता है। अब दर्द है तो मूवमेंट में तकलीफ होती है, तो सूज, पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ये सारे इश्यूज होते हैं अर्थराइटिस में। अब दर्द होगा तो मूवमेंट में या काम करने में तकलीफ होगी। पर सर कहीं ना कहीं कभी न कभी कुछ इंजरीज होती हैं जो शायद बचपन की इंजरी होती हैं जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया होता है, उसके वो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर उसका पेन भी होता है। ये साइकोसोमेटिक ज्यादा है जी। हॉस्पिटल में भी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते रहे हैं, 5 साल पहले चोट लगा उसका दर्द हो रहा है, वैसा नहीं होता है जी। हमारी बॉडी कुछ हफ्ते में, कुछ महीनों में अपने आप को हील कर लेती है। लेकिन हमारे मन में बैठा है ना, तो हम किसी न किसी चीज से अपनी, अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं से उसको जोड़ लेते हैं। पुरानी चोट का प्रभाव नहीं होता, बल्कि हमारे जो लाइफस्टाइल है कि हम किस प्रकार से बैठते हैं, किस प्रकार से हम चलते हैं, हमारा वेट कैसा है। जैसे बहुत लोगों का वेट जो है वो ज़्यादा है भारत में, या इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे देशों में वेट ज़्यादा की समस्या ज़्यादा हो गई है। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है लेकिन कम है। ओवर न्यूट्रिशन या ओवर वेट, इसकी समस्या ज़्यादा है। अब अगर शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो घुटने में दर्द तो होगा ही, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो आएगी ही। पतले लोगों में तकलीफ कम होती है रिलेटिवली, पतले लोगों में नहीं होती है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिलेटिवली कम होती है। तो जिन लोगों को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या घुटने का दर्द हो तो वो अपने वेट को नॉर्मल करें। अपने वेट को आप नॉर्मल करेंगे तो इससे भी आपके दर्द में काफी कमी आ जाएगी। जी, हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम तानाजी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई में रहता हूँ। पूछिए अपना सवाल। मुझे डायबिटीज कम से कम तो 50 साल से है जी, और ब्लड प्रेशर भी है। अभी उम्र मेरी है 74 इयर्स। जी, तकलीफ क्या होती है डायबिटीज की आपको? हाँ जी, आपको डायबिटीज की तकलीफ क्या होती है? तकलीफ होती है अभी फिलहाल, अभी 74 एज होने से फिर इतना साल से बीमारी है तो मेरे को भी चलने को दिक्कत आ रही है, पैर भी छोटे छोटे बनते जा रहे हैं। अच्छा। और आपका वजन नॉर्मल है, ज्यादा है? नॉर्मल वजन है। ओके, ठीक है। देखिए, अगर वजन नॉर्मल है तो फिर हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में, हमारे पैरों में, हमारे पैर की जो नाड़ियां हैं, जो मूलाधार चक्र, जो नीचे के जो चक्र हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। आप सोने से पहले अपने पैर के तलवे का मसाज किया करें, पूरे तलवे का मसाज दोनों पैरों में करें, और खासकर K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1, SP4, SP6, इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें और पूरे तलवे का मसाज करें। तो इनका मसाज करने से आपका जो पैर का जो दर्द है उसमें कमी आएगी। और मूलाधार चक्र को अच्छा रखने के लिए हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल, और मणिपुर चक्र को अच्छा करने के लिए सूर्यमुखी फ्लावर, इनके अगर फूल के पौधे आपको मिलते हैं तो उनके पास आप ध्यान करने के लिए बैठिए। उन फूलों को धन्यवाद देते हुए उन फूलों से रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे चक्रों से जोड़ें, मेरे चक्र स्वस्थ हो जाएं, यह भावना रखते हुए आप ध्यान करें। जब मूलाधार चक्र हमारा स्वस्थ हो जाए तो आपका पैर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि हिबिस्कस फ्लावर जो है उसके साथ आप जब ध्यान करते हैं तो उससे आपको बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी मिलती है, उससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। सर, हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं नीलम बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे को मदर इन लॉ के लिए पूछना है। जी, पूछिए अपना सवाल। 75 ईयर्स की है
इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है और स्वेलिंग रहती है अक्सर। जी। उनका वजन नॉर्मल है नीलम जी? हाँ जी, वजन तो कम ही है। कम ही है, ठीक है। देखिए, अगर वजन अगर उनका कम है या नॉर्मल है और उसके बाद अगर शरीर में तकलीफ होती है तो उनके पैर के तलवों का मसाज करने की आदत डालिए। आप कर दीजिए कभी, और कभी को खुद से करना सिखा दीजिए। दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए, और सोने से पहले जरूर। तेल लगाएं या ना लगाएं वो सेकेंडरी बात है। मन करे तो तेल के साथ मालिश करें या डायरेक्ट मालिश कर सकते हैं। पूरे तलवे की मालिश करनी है। हमारा जो हथेली है और हमारा जो पैर के तलवे हैं उनमें पूरे शरीर के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होते हैं। तो जब हम पूरे तलवे की मालिश करें तो उससे हमारी पूरी बॉडी की वर्चुअल मसाज हो जाता है। तो इससे हमारे दर्द में बहुत सारी आसानी होती है। और हमारी हथेली में भी, हथेली का जो टिप्स है, 10 उंगलियों के टिप्स को आपको मसाज करना है। जब आप हथेली की उंगलियों के टिप्स को मसाज करेंगे और पैर के तलवे को मसाज करेंगे तो इससे काफ़ी फायदा होगा। और साथ में उनको दिन में 2 बार ध्यान में भी बैठने को बोलिए। ध्यान करने से हमारी सारी बीमारियां ठीक होती है। तो कभी उनके साथ आप बैठिए, कभी खुद से करने के लिए बोलिए। ध्यान की लगन लग गई उन्हें तो उनकी तकलीफ जो है, जो दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ये सवाल आपने हमसे पूछा। और जैसा कि सर ने बताया कि ध्यान की लगन लगाइए, आप में जो आपकी मदर इन लॉ में जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो सर, जब हम इस कॉल ले रहे थे उससे पहले आपने बताया था कि ये एक गलत फहमी है कि बचपन की इंजरी या 4 साल 5 साल पहले की एक इंजरी उससे, बट सर कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई गहरा चोट आया होता है एक्सीडेंट से या किसी ऊंचाई से गिर जाने पर, बैक में या नीज में, तो उसका बोलते हैं कि वो पेन रहता है। देखिए, हमारा शरीर हर 9 महीने पे, 1 साल पे बिल्कुल पूरी तरह नया हो जाता है ना। क्या है, देखिए, अब जैसे हम समझें कि हमारा जो बाल है वो नए बाल आते रहते हैं, डेड सेल्स बाहर निकलते रहते हैं। हमारा नाखून है वो पुराना नाखून निकलता रहता है, सेल्स रिन्यू हो रहे हैं। हमारा जो ब्लड सेल्स है आरबीसी वो 120 दिन पे नया होते रहता है। तो हमारी हड्डियां तक भी नए सेल्स बनते रहते हैं। पुराने सेल्स को हम हटाते रहते हैं और नया सेल्स आते रहता है। ये नेचुरल मैकेनिज्म है। तो हमारा शरीर जो है वो हर पल हर दिन नया हो रहा है। मतलब अगर मैं सेलुलर लेवल पे बात करूं तो रात में जो इंसान सोया है सुबह वही इंसान नहीं जगता। अगर हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं तो 50 ट्रिलियन सेल्स में काफी सेल्स नए हो चुके हैं रात भर में, है ना। एग्जैक्टली डिट्टो वही सेल्स नहीं है जो रात में थे। बहुत सारों की प्रोसेसिंग हो गई, बहुत सारे जो है वो यूरिन में, स्टूल में वो डेड सेल्स जो है वो चले गए, वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, है ना। हमारी पसीने से, हमारी श्वास से भी अननेसेसरी एलिमेंट बाहर निकलते रहते हैं। तो हमारा शरीर तो नया होता रहता है। लेकिन अगर ये माइंड नया नहीं हो तो पुरानी समस्या बनी रहती है। हमें अपने माइंड को फ्रेश करने की जरूरत है, पॉजिटिव करने की जरूरत है। प्रकृति ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि हमारे शरीर में हर बीमारी ठीक हो जाती है अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो। प्रकृति ने हमें धरती पर कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजा है। हम अपनी अज्ञानता से, अपनी नादानी से, अपनी गलती से, अपनी बेवकूफ़ी से, समझदारी के अभाव से हम समस्याओं को भोगते हैं। कोई भी पुराना दर्द हो वो नेचुरली भी ठीक हो रहा है। और अगर आप समझेंगे थोड़ा सा ऊर्जा के विज्ञान को, थोड़ा सा माइंड के साइंस को, माइंड बॉडी कनेक्शन, हमारा मन और शरीर आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और मन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो हमारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, इन सभी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जी, तो सर आपने बताया कि बस माइंड से जो है, माइंड का खेल, जितना ज़्यादा आप ये पॉजिटिव रखेंगे कि जब हम हर दिन हर सुबह उठ रहे हैं तो नए सेल्स के साथ उठ रहे हैं, तो 9 महीने, 1 साल पहले वाला या 5 साल पहले वाला दर्द भी नहीं होगा। सर ये तो आपने बहुत बखूबी बताया, बट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि क्या टाइप्स हैं जो जॉइंट पेन के हो सकते हैं, क्योंकि जो ऊपरी पेन है, जो दिखने वाले पेन है, जैसे शोल्डर, नीज, एल्बोज, ये वाले पेन तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और ऐसे टाइप्स होते हैं जिनका शायद बाद में पता चलता है। टाइप्स से ज़्यादा यहाँ पे हमारे दर्शकों को हेल्प नहीं होगा। हम उनके दर्द के निवारण के लिए हम क्या क्या कर ले वो प्रैक्टिकली हम ज़्यादा, मुझे लगता है कि दर्शकों को फायदा हो जाएगा कि वो अपने नाड़ियों पर, अपनी ऊर्जा पर कौन सा काम करें।
तो मैं LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताना चाहूँगा। हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में। जिन लोगों को भी अर्थराइटिस में ज्वाइंट पेन हो, घुटने का दर्द हो, वो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के देखें। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से घुटने का दर्द और बॉडी में कोई भी ज्वाइंट का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। अगर जो अर्थराइटिस है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन, अगर CSR अगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, CSR अगर बढ़ा हुआ हो, इन्फ्लामेशन है बॉडी में, तो हमें LI11 को, LI10 को सिडेट करना चाहिए। LI11 को या LI10 को हम सिडेट करेंगे, वहाँ की यांग ची, फायर ची को अगर हम कम करेंगे तो जो सूजन है वो कम होगी। वैसा दर्द जिसमें सूजन होती है या जिसमें CSR, CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन अगर बढ़ा हुआ हो, तो हम LI11 को सिलेक्ट करें। अपने यहाँ अंगूठे से LI11 को दबा सकते हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, LI11 का अगर चित्र आप दिखा सकें तो। हम अपने हाथ को जब 90 डिग्री पे रखते हैं तो आपको ये एल्बो के कोने पर, ये बाहर की तरफ LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में बारी बारी से हमें इसे सिडेट करना है। LI11 के ही थोड़ा सा आगे LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, LI10 भी कर सकते हैं। और जब तक गर्मी का मौसम है तब तक हम बर्फ को किसी रुमाल में, किसी कपड़े में रख के हम उसे भी अगर टच किए रहेंगे, उसे दबाव देंगे तो उसके ठंडक से भी LI11 जो है सिडेट होता है। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट या LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये बहुत स्टैंडर्ड नाम है। अगर हम गूगल पे भी डालें LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट या लोकेशन ऑफ LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो उसका चित्र जो है वो आपको मिल जाएगा। गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो LI11 या LI10, इसको जब हम सिडेट करेंगे तो इससे जो सूजन है अर्थराइटिस में, जहाँ पे सूजन की तकलीफ होती है, उस सूजन में, उस इन्फ्लामेशन में कमी आती है। जी, तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, हेलो मैम। जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ मैम, मैं मनीष हूँ, मैं मनीष रॉय फ्रॉम असम से। जी मैम, इस अगस्त में मैंने एक अपना लेफ्ट ईयर का सर्जरी किया था। तो सर्जरी करने के 15 दिन के बाद फिर से इन्फेक्शन, बाहर का, अंदर का इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन बाहर का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। तो मैं हर बार आपका चैनल के माध्यम से मैं देखता हूँ कि मेडिटेशन के द्वारा अपना शरीर का हर एक हिस्सा हीलिंग के प्रोसेस में आ सकता है। लेकिन जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो ये दर्द मुझे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि मैं कैसे मेडिटेशन के द्वारा इसको हीलिंग में लाऊं। तो कृपया किस अवस्था में बैठने से या कौन से समय में बैठने से मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर पाऊं, ताकि जो मेरा वो पेन है या मेरा जो भी प्रॉब्लम है यार में, उसको मैं मतलब इस हीलिंग के द्वारा, मतलब मेडिटेशन के द्वारा उसको हील कर पाऊं। कृपया इसके थोड़ा विषय में बात करें। मनीष जी, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान रिलैक्सेशन है। तो पहले तो हमें ध्यान के राइट कंसेप्ट को अपने भीतर बैठाना है और तरीके से ध्यान करना शुरू करना है। आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, शिथिल करते हुए ध्यान में उतरे, तब हमारा ध्यान प्रॉपर लगेगा। तो रिलैक्स करने के लिए, अपने शरीर को शिथिल करने के लिए ध्यान से मिलती जुलती एक अभ्यास है योग निद्रा। आपको 1 महीने योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा जो है वो लेट कर किया जाता है। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज में 18 मिनट का योग निद्रा और कई सारे योग शिक्षकों की योग निद्रा आपको मिल जाएगी। योग निद्रा का अभ्यास करें, रिलैक्स होना पहले सीखिए। रिलैक्स होने से आपका ध्यान अच्छा लगेगा। और दूसरी बात जो है, आपको ग्राउंडिंग चाहिए। आप नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे आपको 15 मिनट चलना है। अगर चलने के लिए नहीं उपलब्ध हो तो कहीं पर अगर आप सिर्फ पैर को रख सकते हैं तो आपको रख कर बैठना है। अगर साफ सुथरी जगह मिले तो आप मिट्टी पे या घास पे भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो जब हम ग्राउंडिंग करेंगे, जब हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी के संपर्क में आएगा, तब हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वाले तत्व हैं, वो उन तत्वों की कमी होती है। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, हर एक इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्राण जो है वो कम हो जाता है। तो बेयर फुट वॉकिंग से, ग्राउंडिंग से उसमें कमी आएगी। थोड़ा प्रकृति के पास थोड़ा हमें साथ रहना है। हिबिस्कस फ्लावर रूट चक्र को अच्छा करने के लिए, यहाँ पर जो इन्फेक्शन की समस्या है, इन्फेक्शन अगर रूट चक्र मजबूत हो जाए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रूट चक्र का रोल होता है। और रूट चक्र को अच्छा करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर अच्छा है। तो हिबिस्कस फ्लावर के साथ अगर आप ध्यान में बैठते हैं
तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। मैं कलर थेरेपी भी बताना चाहूँगा। हम कलर थेरेपी में अब हमारे रिंग फिंगर पे यहाँ पर पॉइंट है TW1। इस TW1 पॉइंट पे आप यहाँ पर ऐसे काला रंग लगा लें दोनों हाथों में। मैं एक तरफ लगा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। मेन साइड ये है, छोटी अंगुली की साइड। तो दोनों हाथों में आप यहाँ पे काला रंग लगा के रखें। ये रंग जो है आपको लगभग 6 घंटे के लिए रखना है। तो काला रंग जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो TW1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप काला रंग लगाएंगे तो इससे भी आपका इन्फेक्शन जो है, कान के में जो इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, वो काफ़ी जल्दी ठीक होगा। सभी का प्रयोग मिलाकर हम जब करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि सर ने बताया मैं उसको समराइज़ करूँगी कि हिबिस्कस फ्लावर जो है उसके साथ बैठकर ध्यान करें, ग्राउंडिंग करें और सबसे पहले तो अपने माइंड में ये थॉट रखें, पॉजिटिव थॉट, कि आपसे ये होगा और आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर, आखिरी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसा आप बता रहे थे कि टाइप्स के बारे में, मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं जो ऑर्थराइटिस है उसका, तो उसी पे आप मुझे बता रहे थे कि नीज, एल्बोज, शोल्डर। हम साइकोसोमेटिसिटी पे चलते हैं, अफर्मेशंस पे, जी, कि अर्थराइटिस में हम मानसिक तल पे क्या काम कर सकते हैं, है ना। हम हर रोग में हमारे माइंड का रोल है। तो जो अर्थराइटिस है, जो जॉइंट पेन है, जो नी पेन है, इसमें क्या रोल है। तो यू कैन हील द लाइफ पढ़ते हुए तो हमें भी समझ में आ सकता है कि क्या रोल है। लेकिन जो हमारे वैसे दर्शक जिन्होंने अभी एक पुस्तक नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे आपको पूरी जानकारी के लिए खुद से भी पढ़ना चाहिए। जो जॉइंट पेन होता है, जो नी पेन होता है, उसमें देखिए क्या है, हमारा घुटना मुड़ता है और हम आगे के लिए चलते हैं। तो जब हमारे माइंड में ये कंसेप्ट आ जाए कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आगे बढ़ने में मुझे रुकावट आ रही है, तो ये कंसेप्ट, ये बिलीफ जो कि अपने आप में सच नहीं है, आत्मा के तौर पे हम हर दिन अनुभव लेते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सजग हो कि धरती पर ये जीवन है वो सीखने के लिए है, तब तो आप जरूर सीखते हैं, जरूर आगे बढ़ते हैं। तो ये बिलीफ को छोड़ना है कि मेरी जिंदगी अटक गई है, मेरी जिंदगी रुक गई है। आप जीवन में सीखने पर फोकस करें और आगे बढ़ने पर फोकस करें। हम आगे तो इसे बढ़ ही रहे हैं। तो ये बिलीफ कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरी लाइफ रुक गई है, तो ये हमारे तकलीफ देता है। तो जीवन चलने का नाम है, गाना भी था चलते का नाम गाड़ी। तो चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तो आपको जो अर्थराइटिस का पेन है वो नहीं होगा। इसके अलावा भी और भी कुछ रीजन होते हैं जो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जी सर, और एक सवाल और मैं लेना चाहूँगी। कई बार हमें लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो ऑर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं, क्या ये जेनेटिक भी हो सकते हैं? यस, दिस ए गुड क्वेश्चन। देखिए, मेडिकल सिस्टम में बहुत जगहों पे ना जेनेटिक्स से, हेरिडिटी चीजों से जोड़ा जाता है। जी। एक कंसेप्ट है जो मेडिकल साइंस में ही आया है, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, इपिजेनेटिक्स। इन्वायरमेंट को बदल के हम जीन के प्रभाव को बदल सकते हैं। तो जिन भी बीमारियों को हेरिडिटी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, उनमें 95% जेनेटिक फैक्टर्स को हम इन्वायरमेंट को चेंज करके इपिजेनेटिक्स को लाकर चेंज कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स, किसी भी बीमारी में जेनेटिक्स को सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है। 90% सो कॉल्ड हेरिडिटरी जेनेटिक चीजों को हम इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझकर, एनवायरनमेंट को बदलकर, अपने माइंड को बदलकर हम ठीक कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स पे तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सुन रहे हैं, अगर आप एपिजेनेटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, तो क्या करें। जी सर, आपने अभी भी बताया कि सारी की सारी जो समस्या है वो माइंड से होकर जा रही है। मतलब जितना हम अपने माइंड के थॉट्स को और अपने माइंड की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी हम अपनी समस्याओं को ठीक करेंगे। 100%। तो सर, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस घुटने को ऐसे पकड़ के बैठ के कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कमर को ऐसे पकड़ के कि नहीं चल नहीं पाऊंगी, खड़ी नहीं पाऊंगी, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बस इसको ठीक करें तो अपनी समस्या जरूर ठीक करेंगे? आप दवाइयाँ खा रहे हैं इतने सालों से, आपका घुटने का दर्द, आपका दूसरी तकलीफें ठीक तो नहीं हुई। दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती है, ये गांठ बांध लीजिए। दवाइयाँ टेम्पररी हेल्प के लिए है, सिम्टोमेटिक हेल्प के लिए है, जब दर्द असहनीय हो गया है तब के लिए है। कभी भी कुछ भी होता है तो मैं अपने एनर्जी को
मैं अपने माइंडसेट को कैसे बदलूं, कैसे ठीक करूं, तो आप बिना दवाइयों के या दवाइयों के मिनिमल प्रयोग से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना। दवाइयों पे जो फोकस हमारा हो गया है समहाउ, ये हमें चेंज करने की जरूरत है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए। और अब तो एम्स दिल्ली में भी बातचीत हो रही है कि स्पिरिचुअल मेडिसिन का डिपार्टमेंट बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो काम करता है, ये अच्छा है। हम दवाओं पे हमारा जो बजट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्स अगर स्पिरिचुअल मेडिसिन के डिपार्टमेंट को शुरू करती है, तो हम बहुत सारी बीमारियों को, हम दवाओं पे खर्च हमारा कम होगा। हम ऊर्जा से, अपने माइंडसेट से अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, कर सकते हैं जी। दवाओं की इतनी जरूरत नहीं है, दवाओं पे जितना खर्च कर रहे हैं जरूरत नहीं है। बहुत कम खर्च में हम अपनी बीमारियों को, अपने माइंडसेट को ठीक करके, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपनी ऊर्जा को ठीक करके, ध्यान से, योग से, अफर्मेशन से, कलर थेरेपी से, मुद्रा से ठीक कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब बहुत ही खूबसूरती से दिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपने उनको बताया कि किस तरीके से ग्राउंडिंग से, नेचर से और हिबिस्कस फ्लावर जिसका आपने जिक्र बार बार किया, से हम जुड़कर अगर ध्यान करें तो हमारी समस्याएं ज़रूर ठीक होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। थैंक यू जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो दर्शक हमसे इस आज नहीं जुड़ पाए, वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 और हमसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए देखते रहिए PNC हिंदी। धन्यवाद।